चीज़ें हैं जैसे कि चालुक्यास, पल्लवास, राष्ट्रकूटास, तो वो हम देखेंगे जितना नीडेड है उतना, क्योंकि अगर मैं एक लेक्चर, वही है कि अगर मैं गुप्ता एम्पायर पे, गुप्ता एरा पे भी लेक्चर लेने बैठा तो एक लेक्चर कम पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से करनी है चीज़ें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं फिर नहीं। सयान, अभिषेक, सुरभि, और कल मैं आपको बता दूं, कल आप लोगों का 9:30 AM पे है ना, सुबह 9:30 बजे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सुबह 9:30 या 10, अभी तो 9:30 का शेड्यूल है, मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। तो कल हम लोग पूरा एंशियंट हिस्ट्री का एक तरह से रिवीजन करने वाले हैं। पूरा एंशियंट हिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर वो एक हो जाएगा आपका, जहाँ पे जितनी भी हमने अभी 2 वीक्स में चीज़ें करी हैं, ठीक है। आई थिंक हम लोग के टोटल ये 9th लेक्चर है ना, टोटल 9 लेक्चर में जो हम लोगों ने एशियंट हिस्ट्री ख़त्म करी है उसको 10वें लेक्चर में समराइज़ करेंगे पूरा, और वो वन शॉट लेक्चर रहेगा। यानी कि जब भी आपको एशियंट हिस्ट्री पूरा, फॉर एग्जांपल आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको तुरंत क्विकली रिवाइज़ करना है, तो आप तुरंत उसको वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं बिना सारे लेक्चर्स देखे हुए, और अपने नोट्स को एक बार देख सकते हैं। ऑलराइट। हाँ, परमार असली वाले ने सही पकड़ा है। शाई फील कर रहे हैं सर आने में, लेट आने में। चलो। रॉकिंग। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। और कल सुबह आना नहीं भूलेंगे सब लोग, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया सारा कंप्लीट रिवीजन होगा, और फिर संडे का आप लोगों का एप्लीकेशन पे टेस्ट भी होगा उसी चीज़ का, एंशियंट हिस्ट्री का। जैसे आपका वीकली टेस्ट 1 हुआ था पिछली बार, उसी तरह वीकली टेस्ट 2 होगा संडे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्ता एरा। अब गुप्ता एरा की अगर हम बात करें तो ये है रफली 310 AD से लेके 540 AD तक के टाइम पीरियड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। गुप्ता डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो एज सच हमें कोई मतलब बहुत ही प्रोफाउंड फाउंडर नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि इस पर्टिकुलर डायनेस्टी को स्टार्ट किया था गुप्ता ने, जो कि इस पूरी डायनेस्टी के पहले रूलर थे। इस डायनेस्टी का रूल कहाँ था, तो आप ये अभी समझ लो कि नॉर्दर्न इंडिया में था, या फिर जो करंट में यूपी बिहार वाला रीजन है वहाँ पे था। बिकॉज अभी जो हमारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, किसके हुए थे, शाकास के हमने देखे थे, हमने देखा था कुषाण का रूल, उससे पहले इंडो ग्रीक्स। तो उनका जो रूल है वो धीरे धीरे सबसाइड करने लगा था, धीरे धीरे वीक होने लगा था, और वहाँ पे गुप्ताज एमर्ज हो रहे थे। जो हमारा गंगा यमुना वाला द्वाब क्षेत्र है, द्वाब मैंने आपको बताया था क्या होता है, एरिया बिटवीन दी और द लैंड बिटवीन दी 2 रिवर्स। तो वहाँ पे अब गुप्ता एमर्ज हो रहे थे, और फाउंडर इस डायनेस्टी का था गुप्ता, उसका बेटा था घटोत्कच। इनके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है सिवाय बस इनका नाम। हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त दी फर्स्ट के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने जैन पढ़ा था ना, जैन रिलीजन, तो वहाँ हमने देखा था 24 तीर्थंकर थे। पहले थे ऋषभ देव, है ना, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर। तो हमने 23 जो हमारे तीर्थंकर थे उनके बारे में क्या ज़्यादा चीज़ें करी थी? बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ पढ़ा था जो 24th तीर्थंकर थे, जो जिनका नाम था महावीर। क्यों? क्योंकि मेन जो एक तरह से प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस लाया, या फिर जो जैन धर्म का जो प्रचार किया वो महावीर ने किया। उसी तरह जो एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं गुप्ता एरा के, दैट इज़ चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 319 AD से लेकर 334 AD तक, यानी अभी हम BC छोड़ चुके हैं और अभी AD में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। टाइटल की अगर बात करें तो इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज, ठीक है। ये टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो टाइटल आपको याद करना है। टाइटल इन्होंने लिया था महाराजा धीराज। ये इन्होंने शादी करी थी कुमार देवी से, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी। अब लिच्छवी हमें पता है एक महाजनपद हुआ करता था, किस टाइम पे, जब हम लोगों ने महाजनपद पढ़े थे। तो उस लिच्छवी प्रिंसेस, अब ये मतलब अगर हम बात करें लिच्छवीज की तो ये कौन थे? क्षत्रिय थे। गुप्तास की अगर हम बात करें तो ये वैश्य इनका ओरिजिन था। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो जो गुप्ता की लिच्छवी प्रिंसेस थी। अब लिच्छवी हमें पता है एक महाजनपद हुआ करता था, किस टाइम पे, जब हम लोगों ने महाजनपद पढ़े थे। तो उस लिच्छवी प्रिंसेस, अब ये मतलब अगर हम बात करें लिच्छवीज की तो ये कौन थे? क्षत्रिय थे। गुप्तास की अगर हम बात करें तो ये वैश्य इनका ओरिजिन था। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो जो गुप्ता सरनेम होता है वो ट्रेडिंग कम्युनिटी जो होती है हमारी, है ना, जैसे अग्रवाल गुप्ता, तो वो किस में आते हैं, मतलब वैश्य, है ना। तो ये वैश्य में से बिलोंग करते थे, और इन्होंने मैरी किया किससे?
एक क्षत्रिय से, तो इनका स्टेटस और ऊपर हुआ यहाँ से, मतलब उन्होंने उनको और एक तरह से जो होता है ना कि मेंटल स्टेटस वो और ऊपर गया, और यहाँ से इन्होंने और अपना जो है रूल फैलाया। तो लिच्छवी प्रिंसेस है जब क्योंकि ये इसको हमने देखा था मैट्रिमोनियल अलायंस, और किस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस, और ये बताइए मुझे कि जो मैट्रिमोनियल अलायंस है ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? अगर आपको याद आ रहा हो, हम लोगों ने महाजनपद के टाइम पे पढ़ा था, इन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट किया। जिस तरह से हम लोगों को याद है कि 57 BC में एक हमारे रूलर हुए विक्रमादित्य परमार, उन्होंने, जो कि उज्जैन के रूलर थे, उन्होंने शाकास को हरा के वहाँ पे विक्रम एरा के स्टार्ट किया। ठीक है, फिर हमने देखा था 78 AD में कि शाका एरा स्टार्ट होता है, वैसे ही अब यहाँ पे गुप्ता एरा स्टार्ट होता है 320 AD में। मतलब एरा का एज सच मीनिंग है कि अब मतलब हमारे किंग की जीत हुई चंद्रगुप्त फर्स्ट की, यहीं से दुनिया चालू होगी अब, मतलब यहीं से कैलेंडर स्टार्ट होगा। तो इन्होंने अपना कहीं पे 319 AD भी आपको मिल जाएगा, और कहीं कहीं पे 320 AD गोल्ड कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, जिनको हम बोलते हैं दिनार्स। ये गोल्ड कॉइन्स, एक चीज़ ध्यान रखना अगर आपको याद आ रहा हो, तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले इंडो ग्रीक्स जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड कॉइन्स को इंडिया में। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो इन्होंने अपना कहीं पे 319 AD भी आपको मिल जाएगा, कहीं पे 320 AD गोल्ड कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, जिनको हम बोलते हैं दिनार्स। ये गोल्ड कॉइन्स, एक चीज़ ध्यान रखना अगर आपको याद आ रहा हो, तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले इंडो ग्रीक्स जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड कॉइन्स को इंडिया में। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड कॉइन्स को इंडिया में, बट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स कौन लाया था, जरा बताइए जल्दी से। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स ये हमारे आए थे कुषाण के रूलर कनिष्क लाए थे, है ना। कनिष्क के टाइम पे एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अगर हम नंबर की बात करते हैं, तो मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स ये आते हैं किसके टाइम पे? ये आते हैं गुप्तास के टाइम पे। क्लियर। अभी आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे समुद्रगुप्त पे। इनका रूल स्टार्ट होता है 335 से लेके 380 AD तक रूल चलता है, एंड ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्ता एरा। मोस्ट पावरफुल की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि इनके टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर था वो मैक्सिमम टेरिटोरियल एरिया में फैला हुआ था, बट जो मैक्सिमम टेरिटोरियल एरिया को कब्जा करने में किसी का हाथ था, तो वो इनका था, समुद्रगुप्त। ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, एंड रिकॉर्ड ऑफ हिज रेन, यानी कि इनके जो शासन है उसके रिकॉर्ड्स कहाँ से मिलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। व्हाट इज दिस प्रशस्ति? आगे भी आप वर्ड देखेंगे प्रशस्ति, प्रशस्ति का। प्रशस्ति का मतलब होता है कि उस रूलर का जो कोई पोएट है, जो कवि है, वो अपने शासक दैट इज रूलर के प्रेज में कुछ लाइंस लिखता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रशस्ति, जिसको कि हम इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन। इस प्रयाग प्रशस्ति में, और ये किसने लिखा है? ये लिखा है इनके जो कोर्ट पोएट है हरिसेन ने। और इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि समुद्रगुप्त आज तक नहीं हारे, एक सिंगल बैटल भी नहीं हारे, और इसीलिए नेवर डिफीटेड, ही हैज बीन नेवर डिफीटेड। ठीक है, और इसीलिए किसने कंपोज किया? हरिसेन ने, और इसीलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और किसने मतलब टाइटल दिया? V.A. स्मिथ ने टाइटल दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया का। अब इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों बोला गया? अशोक को क्यों नहीं बोला गया? बिकॉज अशोक ने सिर्फ एक ही बैटल लड़ा था, हमने देखा था कलिंग वॉर 261 BC। इन्होंने जितने सारे बैटल लड़े, ये माना जाता है 13 से 14 बैटल लड़े इन्होंने, उनमें से एक भी नहीं हारे, जिस तरह से नेपोलियन एक भी नहीं हारा था। तो इसी वजह से V.A. स्मिथ, विंस्टन आर्थर स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया की जो है उपाधि दी। क्लियर। इनके टाइटल्स देख लेते हैं। टाइटल्स इनके कविराज, परम भागवत और सर्वराज ओछेटा। सर्वराज ओछेटा का मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, यानी सभी राजाओं को हराने वाला। कविराज मतलब किंग ऑफ पोएट्स। ठीक है, किंग ऑफ पोएट्स इसका मतलब होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, ही हैज़ बीन शोन प्लेइंग वीना ऑन कॉइन्स, यानी इनको कॉइन्स में वीना बजाते हुए, सिक्कों पर वीना बजाते हुए दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे तो ये वीना बजाते हुए तो नहीं, कुछ और ही बजाते हुए दिख रहे हैं। चलो खैर कोई नहीं। तो ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, बस मान लेना है, भले आपको समझ ना आ रहा जो भी बजा रहा हो, लेकिन वीना बजा रहे हैं। ठीक है, ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ, मतलब कि किताब पढ़ते हुए ऐसे नजर आ रहे हैं, है ना। ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ, इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया। बस ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ कॉइन्स हैं। अभी हम इनके कुमारगुप्त, इनको इसको स्किप कर दो इस स्लाइड को। अब आते हैं, इनके बेटे हैं चंद्रगुप्त सेकंड। इनका रूल है 380 AD से लेके 414 AD तक। इनकी अगर बात करें तो सबसे पहले हमें स्टोरी ऑफ राम गुप्ता, जो कि इनके भाई थे, और ध्रुव देवी इनकी भाभी, यानी राम गुप्ता की वाइफ, और साका इन्वेडर। इन चारों लोगों का पहले कुछ हुआ। क्या हुआ? देखो, राम गुप्ता जो है, इनकी वाइफ थी ध्रुव देवी। शाका हमने देखा था, शाकाज इसी टाइम पे जो वेस्टर्न पार्ट है, अगर आपको याद आ रहा हो, याद आ रहा है आपको, शाकाज का इन्वेजन हम लोगों ने पढ़ा था। तो शाका ने फिर इन्वेजन किया चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, हरा दिया इनको, और हराने के बाद बोले बेटा ऐसा ही नहीं, हम तुम्हारी टेरिटरी तो लेंगे, और उसके रिटर्न में हमें तुम्हारी वाइफ भी चाहिए, जो शाका रूलर था, इन्वेडर था। वी नीड नॉट नो कि कौन था कौन नहीं था, बस
जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ थोड़ा सा उसको सुन लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और इससे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया, बट फिर भी चंद्रगुप्त टू कैसे थ्रोन में आए वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शाका इन्वेडर ने मतलब टेरिटरी ली प्लस इनकी वाइफ ले गए। ये बात जो है चंद्रगुप्त टू को पसंद नहीं आई। चंद्रगुप्त टू यानी इनके भाई यानी इनके देवर। तो चंद्रगुप्त टू जो है एक विमेन के वेश में गया है ना, और जो शाका इन्वेडर है उसको वहीं पे ख़त्म करके आए, ठीक है, वहीं उसको मार के आए। और रामगुप्त बोले कि ये तुमने क्या किया, मतलब कि ये हमें शोभा नहीं देता है। तो शोभा नहीं देता, भाभी को वहाँ दिए दे रहे हो और वो शोभा देता है, तो चलो इनको भी पेल दिया, मतलब मार दिया रामगुप्ता को भी। रामगुप्ता भी डेड हो गया। बची ध्रुव देवी, उनसे शादी कर ली। किसने? चंद्रगुप्त टू ने। क्लियर सारी चीज़ें। तो जो चंद्रगुप्त टू है इस तरह से थ्रोन में आते हैं। नाउ ड्यूरिंग इज रेन गुप्ता एम्पायर सॉ हाई वाटर मार्क। हाई वाटर मार्क का मतलब क्या होता है? पानी का मार्क नहीं, वाटर मार्क है। जैसे कि आप देखते हो ना, जैसे ये पीछे शेर आपको दिख रहा है दहाड़ता हुआ, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं वाटर मार्क, है ना। तो ऐसे ही वाटर मार्क लगाते थे चंद्रगुप्त टू अपने जो PDF से देते थे उसमें, ऐसा नहीं। तो हाई वाटर मार्क का मतलब है कि सबसे बड़ा क्षेत्र गुप्ता एरा के टाइम पे इन्हीं के टाइम पे था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। समुद्रगुप्त इज नोन एज द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्ता एरा। बहुत इन्होंने वॉर लड़े और एक भी वॉर नहीं हारे, ऐसा माना जाता है, ठीक। और चंद्रगुप्त टू की अगर बात करें तो इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा टेरिटरी थी। जैसे अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य मेन उन्होंने फाउंड किया, राइट। बिंदुसारा ने बहुत एक्सपेंशन किया। बिंदुसारा को हम कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज भी बोलते हैं, है ना। बहुत ऑक्यूपाई किया, सब कुछ तो था ही। अशोक ने तो बस एक ही बैटल लड़ा ना, लेकिन मोस्ट अगर अंपायर था, क्योंकि अगर हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ तक लड़के आए थे, गांधार तक, यहाँ तक, यहाँ पे की टेरिटरी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। साउथ में कौन गया? बिंदुसारा। लेकिन अशोक के टाइम पे सबसे मैक्सिमम थी, बट दैट डजंट मीन कि अशोक ने सबसे ज़्यादा टेरिटरी बनाई थी, ठीक है। सॉरी। तो ही मैरिड, अब ड्यूरिंग ये एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, उनके शासनकाल में मतलब सबसे ज़्यादा टेरिटरी थी। एंड ही फॉर्म्ड मैट्रिमोनियल अलायंस। कैसे मैट्रिमोनियल अलायंस? वही जो मैट्रिमोनियल अलायंस की मैं बात कर रहा था अभी पीछे आपसे, कि जिस तरह से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करी। लिच्छवीज जो कि क्षत्रिय डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, उनका एक क्लैन था। तो इन्होंने जो है अपनी बेटी, इन्होंने किसी से शादी नहीं करी, ध्रुव देवी से जो अपनी मतलब रामगुप्ता की जो वाइफ थी, अपने भाई की जो वाइफ थी, उनसे शादी करी। बट अपनी बेटी जिनकी प्रभावती गुप्ता है, उनको एक वाकाटाका प्रिंस जिनका नाम रुद्रसेना टू था, उनसे मतलब शादी करे। अभी वाकाटाका ध्यान से समझो। ये अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको सातवानास पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? गौतमी पुत्र सतकर्णी वगैरह मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अस्सक किंगडम था, अस्सक हमारा महाजनपद हुआ करता था, है ना, यहाँ पे सदर्न इंडिया में। तो वो सदर्न मोस्ट हमारा महाजनपद था। तो वहीं पे ही सातवाहनास के बाद जो आए वो हमारे वाकाटाका थे, जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में रूल कर रहे थे। अब ये इस पर्टिकुलर रीजन में रूल कर रहे थे, ठीक। ये गुप्तास का पूरा था, ये जो आप पर्पल कलर से देख रहे हैं, ये पूरा ये गुप्तास का था, ठीक है। अभी चंद्रगुप्त टू ने क्या किया? अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता को मैरी कर दिया रुद्रसेन टू, जो कि वाकाटाका से था, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि, और हुआ क्या ना, हुआ ये कि रुद्रसेना जो टू थे उनकी तुरंत डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो गई। जैसे मैरिज करी प्रभावती गुप्ता ने इनसे, तो कुछ ही मतलब टाइम बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो अब कौन थ्रोन पे बैठा? प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त टू ने अपनी, क्योंकि इनकी बेटी है ना, तो वहाँ पे अपने कुछ ऑफिशियल्स को भेजा इनके असिस्टेंस के लिए। तो अगर हम एक तरह से देखें तो वाकाटाका को कौन कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली? गुप्ताज। तो चंद्रगुप्त टू क्योंकि अब उनका यहाँ पे भी शासन आ गया था, तो इन्होंने दोनों किंगडम मिला के ये जो सत्रापाज हैं फिर शाकाज हैं, इनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। ये फिर कभी पिक्चर में आए नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें। ही इज़ द फर्स्ट गुप्ता किंग टू इशू सिल्वर कॉइन्स आफ्टर द विक्ट्री ओवर शाकाज। अब जब शाकाज को इन्होंने हराया तो सिल्वर कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किया। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू स्टार्ट दी सिल्वर कॉइन्स। और इसी तरह राम गुप्ता के बारे में बस अगर एक चीज़ कुछ है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉपर कॉइन्स। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन्स, है ना। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि मैंने कॉपर को CU क्यों लिखा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ समझ में आएगा। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन इन्हीं से रिलेटेड है। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है। और मेहरौली अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे है ये मेहरौली,
जो कि दिल्ली में है। अगर आप कुतुब मीनार कभी गए होंगे तो साइड में ही है, बगल में ही है इसके ये, ठीक है। और इसको फिर से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इसमें जंग क्यों नहीं लगती, इसमें रस्टिंग क्यों नहीं होती, तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में एलॉय है, प्योर आयरन नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त सेकंड से। बाकी इनके कोर्ट में नवरत्न थे, नवरत्न, उनका नाम क्या था, अमर सिम्हा, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कापना, शंकु, वराहमीर, ठीक है, वरुक्षी और विट्ठल भट्ट। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम कालिदास को और किस नाम से जानते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से ना, सॉरी, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पहले ये बता दो जल्दी से, अगर किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से यहाँ पे पूछ लेंगे जल्दी, ठीक है। और कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, और फाहीन जो कि फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर था इन इंडिया, वो आया था, फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर। आई थिंक CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये फाहीन जो है, जो फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर है, इसने बैक टू चाइना की, सॉरी हाँ, बैक टू चाइना की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, तो ये इसने बंगाल से अपनी जर्नी बैक फ्रॉम इंडिया टू चाइना स्टार्ट करी थी। ये क्या थे, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे जो चाइना वगैरह है, ये अभी प्रेजेंटली महायान बुद्धिज़्म यहाँ पे है, तो ये लोग क्योंकि जो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स थे वो तो इंडिया में थे, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, जो हमने पहले भी पढ़ा था, लर्निंग सेंटर्स तो इंडिया में थे, तो ये पढ़ने आते थे यहाँ पे, ठीक है। और ये कोर्ट में भी जाते थे, और कोर्ट में इनको अडॉन किया जाता था, मतलब कि इनको थोड़ा सा स्वागत वगैरह अच्छे से किया जाता था, ठीक है। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते, इसी वजह से स्वागत स्वागत किया जाता था कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे बारे में लिखें। तो फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर था हमारा फाहीन, ऑलराइट। और इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ कि किसी कोई डाउट तो नहीं है। सर बुक्स ऑफ कालिदास, हाँ उसी पे आ रहा है अभी, बुक्स ऑफ कालिदास ही मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। सारी बुक्स अभी लिखेंगे कालिदास की। चलिए पहले हम बुक्स ऑफ कालिदास यहाँ पे कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। और एक और बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पे मैं लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो कालिदास जिनको हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कुछ बुक्स देख लेते हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए, अभिज्ञान, ठीक है, क्योंकि इसको अभिज्ञान ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। मालविका अग्निमित्र, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पक्का, है ना, मालविका अग्निमित्र। कुछ याद आ रहा है? पुष्यमित्र सुंग, जिसने कि बृहद्रथ को हराया था, जो कि चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य वंश का सबसे लास्ट रूलर था, उस बृहद्रथ, ठीक है, लास्ट रूलर था, किसने हराया था, पुष्यमित्र सुंग, और उसका बेटा था मालविका अग्निमित्र। और पुष्यमित्र सुंग के लिए जरा जल्दी से बताइए 2 अश्वमेध यज्ञ किसने परफॉर्म किए थे, तो मालविका अग्निमित्र। तो उनके बेटे अग्निमित्र थे, और मालविका के साथ जो लव स्टोरी है उसको, उस पर बुक है किसकी, कालिदास जी की। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, ठीक है, रघुवंश, मेघदूतम, ये भी एक तरह की लव स्टोरी है, जहाँ पे मेघ को यानी कि बादलों को एज ए दूत यानी कि एम्बेसडर बना के भेजा जा रहा है, ठीक है। कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, दैट इज़ कि किसने परफॉर्म किए थे, दैट वाज पतंजलि, जिन्होंने की महाभाष्य लिखी थी, जिन्होंने योग फिलॉसफी को प्रपाउंड किया था, ठीक है। एक और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दैट इज़ ऋतु संहारा। इसी गुप्ता एरा के टाइम पे एक बुक लिखी गई थी, थोड़ा इसको याद रखना, दैट इज़ मृच्छकटिका, ठीक है, मृच्छकटिका, ये इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी, कालिदास ने नहीं लिखी, ये लिखी शूद्रक ने, शूद्रक ने, ठीक है। इसको द लिटिल क्ले आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर द क्ले आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, द लिटिल क्ले आर्ट। ये भी एक लव स्टोरी है, समझ रहे हो कितना लव हो रहा था उस टाइम पे। तो ये किसके बीच में लव स्टोरी है, तो एक चारू दत्ता करके एक पुअर ब्राह्मण है, ठीक है, चारू दत्ता एंड वसंत सेन, ठीक है, जो कि एक कोटिशान है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की लव स्टोरी दिखाई गई है मृच्छकटिका में, जो शूद्रक ने लिखी है, दैट मीन्स द लिटिल क्ले आर्ट। बुक्स हमने देख ली कालिदास की। अब आते हैं इसके बाद जो एम्परर आते हैं हमारे, दैट इज़ कुमार गुप्त वन। अब कुमार गुप्त वन अगर हम बात करें, तो अब जितने भी रूलर्स आए चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मतलब कोई बहुत बड़ा इन्होंने टेरिटरी ना तो ऑक्यूपाई किया, ना कोई बहुत बड़ा काम किया। अभी यहाँ से हुनाज का इन्वेजन चालू हो जाता है। पहली बात तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हैं, और यहाँ से अटैक
शुरू हो जाता है हुना का। अभी हुनास कौन से, हुनास हैं कौन, तो ये भी सेंट्रल एशिया के एक ट्राइब है जो कि सेंट्रल एशिया से आके यहाँ पे अटैक कर रही है, सिंपल, ठीक है। सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब है और ये अब यहाँ पे आके इंडिया में अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये है कि अभी गुप्ता एम्पायर थोड़ा सा वीक है और वो वहीं से हैं जहाँ से पहले हमारे इंडो ग्रीक्स और शाकाज ये सब आ रहे थे ना। ये कहाँ से, जो हमारा हिंदू कुश वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, क्योंकि वही वीक पोर्शन है, ठीक है। तो इन्हें यहाँ से इन्होंने इन्वेजन चालू कर दिया। अब यहाँ से दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जो इनके बेटे हैं, और एक ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम लोग बुद्धिज़्म कर रहे थे, कि ही कुमार गुप्त वन फाउंडेड दी नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी इन्होंने। स्कंद गुप्त वन के अगर हम बारे में बात करें तो इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट इज़ कि ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड हुनास, यानी हुनों का सफलतापूर्वक इन्होंने विरोध किया, यानी कि इनको निकाल बाहर किया, यानी कि एक तरह से जो हुनास का इन्वेजन हो रहा था तो उसको पूरी तरह से अभी के लिए इन्होंने ख़त्म कर दिया। नाउ इन्होंने टाइटल लिया विक्रमादित्य का, जो कि हमें भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। भीतरी पिलर जो कि यूपी में है, तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। अगर आपको याद आ रहा हो तो विक्रमादित्य 57 BC वाले, है ना, याद आ रहा है आपको, जहाँ पे मैंने बताया था कि क्यों विक्रमादित्य के टाइटल लिए जा रहे थे। तो पहले चंद्रगुप्त 2 ने लिया, फिर इन्होंने लिया जो आपके स्कंदगुप्त फर्स्ट हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों ने लिया, और भी बहुत सारे रूलर्स है। बट जो इंपॉर्टेंट रूलर्स में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त सेकंड है, उसके बाद स्कंदगुप्त फर्स्ट है। क्यों लेते थे, बिकॉज विक्ट्री और या फिर पावरफुलनेस का एक सिंबल था ये टाइटल। ऑलराइट, एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। अभी प्रशासन यहाँ पे किस तरह का था, तो प्रशासन की अगर बात करें तो सबसे पहले भुक्तीज हुआ करती थी बड़े बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ स्टेट, राज्य, इस समय में स्टेट, ठीक है। तो भुक्ति हो गई, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में स्टेट हो गए यूपी बिहार, इस तरह से, ठीक। भुक्ति जो कि उपारिकाज के अंडर में हुआ करती थी, उपारिका जो कि मतलब इसको रूल करेगा भुक्ति को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं चीफ मिनिस्टर, इनके अंडर में था। दीज वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और इनको बोलते थे वैश्याज या फिर विषयाज, नॉट वैश्याज, विषयाज बोलेंगे इसको, विषयाज, ठीक है। और ये विषया जो पति हुआ करते थे, विषयपति या फिर विषयस, ठीक है, विषयपति के अंडर में रहते थे ये डिस्ट्रिक्ट। तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यूपी इज़ अ स्टेट, नाउ कानपुर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो विषयज हो गए वो आपके, जो ये डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गए। अब ये फर्दर जो है आपके डिवाइड हो जाते थे विथीज़ में, और ये विथीज़ जो हैं ये आपके, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल सकता हूँ, जैसे कानपुर में भी कानपुर नगर है और कानपुर देहात है, वैसे है, ठीक है। इनको इंचार्ज होता था नगरपति, ठीक है। और ये फर्दर जो है विलेजेस में डिवाइड थे, यानी कि ये ग्रामिका के अंडर में हुआ करते थे। तो सबसे पहले आपका भुक्तीज आएंगे, आप इसको स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट, विषयज इनको बोलते थे, विषयपति रूल करते थे। विठीज जो कि नगरपति, और विलेजेस इनको ग्रामिका रूल करते थे। तो इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन हुआ करता था उस टाइम पे। और ध्यान रखना, ये सेंट्रलाइज्ड तो बिल्कुल नहीं हमें लग रहा है, सिंपल, क्योंकि हमने इस तरह से किसी भी एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिवाइडेड नहीं देखा है कि पहले यहाँ हो, ये हो, फिर ये उसके नीचे, फिर ये उसके नीचे, फिर ये उसके नीचे, इस तरह से नहीं था। एक सेंट्रल रूल हुआ करता था। मॉडर्न एम्पायर में अगर हम देखें तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, बट इसको प्योरली हम एक डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मान सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे अभी हमारे स्टेट है, वहाँ पे सीएम है, पता चले यहाँ पे मान लो कि अभी तो डिस्ट्रिक्ट में मान लो डीएम होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि भाई यहाँ पे भी चुनाव करवा दूं, कैसे, सिटी लेवल पे भी, कि कानपुर का भी इस तरह से होगा और वो पूरे कानपुर पर रूल करेगा, तो वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन और स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अब हमारे पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनाव होते हैं ना, तो वो जब पंचायत, अब जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से जब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी ये हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट से आया, तो किस तरह से हम उसको बोलते हैं कि वो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, है ना। पावर एक हाथ में होना मतलब सेंट्रलाइजेशन, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होना दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे कि कुमार अमित्य सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करता था, जो कि एक प्रोविंशियल ऑफिसर, प्रांतीय पदाधिकारी हुआ करता था, ठीक है। अगर हम बात करें संधि विग्राहिका, तो इसको ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस बोलते हैं, युद्ध और न्याय अधिकारी, ठीक है। और महादंड नायक, दंड, अब यहाँ नाम में ये दंड, तो ये क्या करता था ऑफिसर, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो किसी को पनिश करेगा, ठीक है। तो ये पनिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये कौन था, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। कुमार अमित्य प्रोविंशियल ऑफिसर, सबसे बड़ा ऑफिसर समझ सकते हैं। संधि विग्राहिका, संधि करवा रहा है। संधि कब होती है, जब वॉर होता है, लड़ाई होती है, उसके बाद ही तो ट्रीटी होती है, संधि होती है। तो संधि विग्राहिका। और महादंड न्याय का, जो पनिशमेंट देगा अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। और विष्टि एक तरह का, खैर ये तो
मतलब टैक्स है एक तरह का, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका काम नहीं है। तो ये चीज़ आप 3 चीज़ समझिए, कुमारमत्य, महादंड न्याय का और संधि विग्राही का। विष्टि भी एक फॉर्म का टैक्स है, वो भी हम आगे देखेंगे। इज दैट क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ें, इकोनॉमी देखते हैं अभी, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये बात हम पहले ही देख चुके हैं। टैक्सेस ये लगाते थे कुछ, भाग, भोग, बाली और उपारिका। भाग मतलब क्या होता है इंग्लिश में अगर हम बात करें? भाग मतलब पार्ट, है ना, पार्ट को ही तो हिंदी में भाग बोलते हैं। तो ये इस टाइम पे ये था कि 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस करेंगे जो कल्टिवेटर्स हैं, जो पेजेंट्स हैं, वो टैक्स के फॉर्म में इनको पे करना होगा। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टू बी पेड बाई द कल्टिवेटर्स, टू बी पेड बाई कल्टिवेटर्स, इनके द्वारा पे किया जाना था। भोग, हम बोलते हैं ना भगवान को भोग लगा दो, यानी कि कुछ थोड़ा सा खिला दो, कुछ फूल डाल दो, है ना, तो इस तरह से उसको हम बोलते हैं भोग, है ना, कि कुछ फल खिला दो थोड़ा सा, और थोड़ा सा, मतलब भोग हम कब यूज़ करते हैं कि मतलब थोड़ा सा कोई चीज़ जब किसी को खिलाना होता है ना। तो इट इज़ नथिंग बट वी कैन से पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स। पीरियोडिक मतलब टाइम टाइम पे जो जाता रहना चाहिए, राजा को भोग लगता, ये राजा को भोग लगता था। तो पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड डिफरेंट अदर थिंग्स टू किंग। बाली, ये आपको पता है बाली ठीक है, वो बाला नहीं है, ये बाली हम लोग पहले देख चुके हैं, जो कि वैदिक एज से स्टार्ट हुई थी। तब वॉलेंट्री ऑफरिंग हुआ करती थी टू किंग। वॉलेंट्री मतलब मन हो तो दो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। देन हमने देखा कि किस तरह से ये फिर मगध के टाइम पे कंपलसरी हो गया, है ना। अब जो है कंपलसरी नहीं, अल्ट्रा कंपलसरी हो चुका है, नहीं दोगे तो पहले जाओगे ठीक है, तो इस तरह का था। तो वॉलेंट्री था, फिर कंपलसरी हुआ, अब ऑप्रेसिव था, यानी कि अगर नहीं दिया तो फिर समझ सकते हो तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा ना। उपारिका की अगर बात करें तो उपारिका इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे कि जब आप या तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओगे या फिर जब आपकी जॉब लगेगी, है ना, तो आप इनकम टैक्स भरोगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सरचार्ज का। सरचार्ज इज़ अ टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं ना, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है, तो आप लोग नहीं, मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इनकम करते हैं, तो वो लोग सरचार्ज पे करते हैं, टैक्स ऑन टैक्स इसको बोलते हैं। तो वही एक्स्ट्रा टैक्स। अगर बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल वही बिजनेस पर्सनस ले लेते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा अगर मान लेते हैं, कमाते हैं कि साल का मान लेते हैं 10 करोड़ 20 करोड़, इस तरह का अंधाधुंध कमाई होती है, तो उन लोगों को फिर टैक्स पे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। एक और फॉर्म ऑफ टैक्स होता है, हम लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, सेस। सेस भी एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है, ये देना होता है जिनका मतलब बहुत हाई इनकम होता है, ये सबको देना होता है। सेस होता है एक डेफिनेट पर्पस के लिए लेवी किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है एनवायरनमेंट पर्पस से सेस लेवी किया जाए कि भाई इतना आपको सेस देना है, नहीं जो आप इतना पैसा दे रहे हैं ये एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन में लगाया जाएगा, ये सबको देना होता है। हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, ये सिर्फ जिनका हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनको देना होता है। तो आई होप यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स छोड़िए, ये आप समझिए होंगे ये उपारिका क्या है। ऑलराइट, इकोनॉमी भी हम समझ गए इस टाइम की। और विष्टि एक तरह का फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर है ना, विष्टि जो वहाँ पे हमने देखा था, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बंधुआ मजदूरी। अब आते हैं कुछ ये क्या है पोर्ट्स नहीं, अब आते हैं इसके कल्चर पे, ठीक है। कल्चर पे अगर हम बात करें तो कल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 हमें चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दैट इज़ दी मूर्ति ऑफ वराह। वराह कौन थे ये? कोई जानता है वराह कौन है? वराह, VARAH, दैट मीन्स ग्रेट बोर। बोर का मतलब होता है सुअर, अगर मैं हिंदी में बात करूं। और ये जो है अवतार हैं विष्णु जी के, विष्णु अवतार। इसको चंद्रगुप्त से, यहाँ पे दिख तो रहा है ना, मैं वाइट से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने यहाँ पे बनवाया था। कहाँ पे? उदयगिरी में। उदयगिरी में आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर याद आ रहा, उदयगिरी खंडगिरी की केव्स। जब मैंने आपको जैन पढ़ाया था, जैन बुद्धिज़्म पढ़ाया था, तो वहाँ देखा था कि उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स जैन हमारी आर्किटेक्चर है वो, ठीक है। कहाँ पे जरा बताइए जल्दी से कमेंट में। तो वहीं पे उदयगिरी में, ठीक है, वहाँ केव्स के बाहर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। एंड यहाँ पे डिपिक्ट किया गया कि किस तरह से जो विष्णु जी के अवतार हैं, ये ग्रेट बोर के वरा के फॉर्म में, ये गॉडेस अर्थ जो हैं इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपनी ये जो टसल है उसमें इन्होंने पकड़ रखा है गॉडेस अर्थ को, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको,
ऑलराइट। उदयगिरी खंडगिरी की केव्स हमें देखने को मिलती हैं उड़ीसा में। तो इसमें सिर्फ हमें इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। ऑलराइट, दूसरे आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका 10 अवतार टेम्पल। ये है आपका 10 अवतार मंदिर, 10 अवतार टेम्पल है। ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के झांसी में। ठीक, बस इतना ही देखना है हमें। और ये है आपका, ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। CGL 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया और 23 में पूछा गया। दिस इज़ योर भीतरी या फिर भीतर गांव टेम्पल, भीतर गांव टेम्पल। ये भीतर गांव का जो मंदिर है ये लॉर्ड कृष्णा को डिवोटेड है और ये है कानपुर में। ठीक है, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है वैसे पास में ही है थोड़े से। जो कानपुर का विलेज साइड है, थोड़ा सा गांव साइड, वहाँ पे आप थोड़ा हो सकता है बैकग्राउंड से भी देख पा रहे हो। और ये जो है एक्चुअल फॉर्म में जब मिला था तो इस फॉर्म में नहीं मिला था। अगर आप इसको एक्चुअल पिक्चर में गूगल में देखेंगे तो बहुत ही मतलब जर्जर हालत में मिला था इसको। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंस्ट्रक्ट, पर ये तो मुझे पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश किसने, आई थिंक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया इसको ढंग से बनवाया। तो ये भीतर गाँव टेम्पल है कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, कृष्ण जी पे आधारित है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर सेना भक्ति क्या होता है? सेना भक्ति की अगर हम बात करें तो इसको आप यहाँ पे कोर्ट में इसमें कर सकते हो। हाँ, ये जो मैंने टैक्स बताया था ना, टैक्स कहाँ गया, इसी में आप कर सकते हो सेना भक्ति। सेना भक्ति का मतलब होता है, या फिर सेना भक्ति इसका मतलब होता है कि अगर सेना जो है यानी कि जो आर्मी है किसी भी विलेज से गुजरेगी, किसी भी गांव से गुजरेगी, तो उस गांव को उस सेना का खर्चा उठाना होगा। दैट इज कॉल्ड एज सेना भक्ति। तो एक फॉर्म ऑफ टैक्स ही आप इसको बोल सकते हो। ऑलराइट, और किसी कोई डाउट? हाँ, वो आपका पनिशमेंट ही देता था। ठीक है, जो महादंड है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसको आप मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हो। और किसी कोई डाउट यहाँ तक? और पोर्ट्स की अगर बात करें, वैसे पोर्ट्स तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। एक याद रख लेना, ठीक है, ताम्रलिप्ति था जो ईस्टर्न साइड में, आई थिंक यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी गया हुआ। एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने मैप लगा रखा था यहाँ पे, हाँ ये ताम्रलिप्ति यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये एक पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। और यहाँ पे वेस्टर्न साइड में भरोच करके, यहाँ पे MP में भरोच करके एक पोर्ट हुआ करता था। ठीक है, भरोच इन दी वेस्टर्न कोस्ट और ताम्रलिप्ति इन दी ईस्टर्न कोस्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और सर श्रीगुप्त कौन थे? भूपेंद्र जोगी जी पूछ रहे हैं श्रीगुप्त कौन थे। भूपेंद्र जोगी जी श्रीगुप्त और श्रीगुप्त जो मैंने आपसे गुप्ता वो पढ़ाया था, मैंने आपको शुरुआत में जो बताया था कि गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, तो उन्हीं को हम श्रीगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, आप लिख सकते हो। इन्हीं को श्रीगुप्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भूपेंद्र जोगी जी। और कुछ हैं? अमेरिका गए हैं? गुप्त संवत बता तो दिया है। जब इन्होंने शाकास को हराया यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो बताया तो वहाँ से आपका ये गुप्त संवत स्टार्ट होता है। एक सेकेंड, गुप्त संवत यार मैंने बताया तो, यहाँ पे बीच में कहीं लिखा था, अभी कहाँ गया वो दिख नहीं रहा मेरे को। ये लिखा तो हुआ है आपका, बताया था 319 AD या फिर 320 AD। सर बाली क्या है? आप वही सेम चीज़ क्यों रिपीट कर रहे हो? बाली मैंने बताया तो वॉलंटरी ऑफरिंग हुआ करती थी, यानी आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं सर। मैंने बताया था बाली वॉलंटरी ऑफरिंग हुआ करती थी किंग को, कि जो भी आपको मन है वो दे दो। फिर धीरे धीरे मगध के टाइम पे कंपलसरी हो गई कि आपको देना ही पड़ेगा इतना फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, और बाद में गुप्तास के टाइम पे अल्ट्रा कंपलसरी होगी, मतलब कि देना ही, नहीं दोगे तो मार पड़ेगी, ऐसा टाइप था ये बाली। ठीक है, तो ये बहुत पुराने टाइम से हमारा जो चला आया टैक्स है वो है। ठीक है, और मैं एक दो और डाउट ले लेता हूँ।
ऑपरेसिव ऑफरिंग है, मतलब रिया जो पहले वॉलेंट्री हुआ करती थी फिर कंपलसरी, अभी ऑपरेसिव हो गई थी। चलिए भाई, इसमें आप एक चीज़ ऐड कर लेना, ठीक है। हाँ, इसमें ये जो यहाँ पे मैंने लिखवाया था, वैसे तो देख लेता हूँ एक बार मैंने लिखा कि नहीं यहाँ पे। ये देख ले, इसमें ये चीज़ ऐड कर लेना कि आपका एक ब्रिक टेम्पल था, ठीक है, और दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल इन इंडिया। इस ध्यान रखना, ईंटों का बना हुआ, ठीक है। दिस इज़ द ब्रिक टेम्पल एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी फॉर्म में पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल इन इंडिया, तो ये आपका यही है, कौन सा, जो कि भीतर गाँव टेम्पल में, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बना था। अभी आते हैं पोस्ट गुप्ता एम्पायर पे। और पोस्ट गुप्ता एम्पायर में हमें छोटी छोटी सी डायनेस्टीज़ पढ़नी है। सबसे पहले हमें डायनेस्टी पढ़नी है, दैट इज़ पुष्यभूति, जिसको कि हम वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। अब इसको हम पुष्यभूति और वर्धन दोनों के रीजन है कि क्यों उसको हम पुष्यभूति के नाम से जानते हैं और क्यों वर्धन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था पुष्यभूति, और जो इसके मोस्ट पावरफुल रूलर थे उनका नाम था हर्षवर्धन, तो इसलिए इसको पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ये इसके फाउंडर थे। ये डायनेस्टी कहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको रीजन बताऊँ तो जो हरियाणा वाला जो रीजन है, जो कुरुक्षेत्र वाला रीजन है, अगर आपको याद आ रहा हो, जो थानेश्वर है ना, ये थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पास पड़ता है, वहाँ पे, जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा में है, वहाँ पे ये डायनेस्टी एमर्ज होके आती है बाई पुष्यभूति। वो इसके फाउंडर थे। लेकिन होता क्या है कि जैसे पुष्यभूति के बेटे आते हैं, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन आते हैं। फिर इनके जो सबसे बड़े बेटे थे प्रभाकर वर्धन, ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा स्टोरी रिलेट करने के लिए। बाकी ये पता होना चाहिए पुष्यभूति, क्योंकि इसके जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे वो हर्षवर्धन थे। उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पढ़नी है। तो प्रभाकर वर्धन को आप छोड़ दीजिए कि ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। इनके सबसे बड़े बेटे थे राज्यवर्धन, ठीक है, इसी वजह से इनको वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रूलर्स आएंगे सब वर्धन वर्धन होंगे, ठीक है, राज्यवर्धन। इनका नाम भी हमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब था ये क्योंकि मतलब एक स्टोरी है, मतलब ऐसा नहीं कि अब जैसे कि होता क्या था, जो बीसीज़ में हम लोग स्टोरीज पढ़ रहे थे उस वाले एरा में, तो थोड़ा सा क्योंकि जब तक हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिलते तो हम बिलीव नहीं करते थे, और क्योंकि बहुत पुरानी बात थी, ये अभी थोड़ी सी नई बात हो गई है ना उसके कंपैरिजन में, तो ये ऑलमोस्ट सच है। ये मतलब उस तरह से फिक्शनल नहीं है जिस तरह से हमने वो देखा नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य का जो स्टोरी था कि किस तरह से वो आया था और किस तरह से मतलब धनानंदा के रिलेशंस थे मोरी के साथ, है ना, उस तरह से, तो उतनी ज़्यादा फिक्शनल नहीं है। बट इसमें था कि जैसे राज्यवर्धन जो थे ना, और राज्यवर्धन के छोटे भाई थे हर्षवर्धन, जिनके बारे में आपने हो सकता है नाम सुना हो। अभी जो राज्यवर्धन है और हर्षवर्धन उनके छोटे भाई, इनकी बहन थी और उसका नाम था राजश्री, ठीक है, बस सुन लो, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, या तो चलो मैं लिख देता हूँ, इनकी सिस्टर थी, ठीक है, इनकी सिस्टर थी राज्यश्री। ये जो राज्यश्री हैं इनके हस्बैंड थे ग्रहवर्मा, ठीक है, ग्रहवर्मा। ये ग्रहवर्मा रूल कर रहे थे कन्नौज में। अब कन्नौज कितना इंपॉर्टेंट था वो हमने देखा था पीछे लेक्चर्स में भी, कि क्योंकि यहाँ से उत्तर पक्ष और दक्षिण पक्ष जो दोनों यहीं पे आके कनेक्ट होते थे। तो जो ग्रहवर्मा थे, ही वॉज द हस्बैंड ऑफ राजश्री। अब ये ग्रहवर्मा कन्नौज पे रूल कर रहे थे। कन्नौज पे हर कोई रूल करना चाहते थे, शशांक भी रूल करना चाहते थे, ठीक, और देवगुप्ता भी रूल करना चाहते थे। तो किया क्या, देवगुप्ता ने मार डाला किसको, ग्रहवर्मा को, किल्ड बाई देवगुप्ता। और ये देवगुप्ता रूल कहाँ पे कर रहे थे, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो ये जो मालवा वाला जो रीजन है वहाँ पे रूल कर रहे थे देवगुप्ता, ठीक है, वहाँ के रूलर थे। और ना सिर्फ इन्होंने ये किया बल्कि अलायंस भी बनाया, किसके साथ, शशांक के साथ, बिकॉज इन्हें पता था कि क्योंकि अगर इस ग्रहवर्मा को मारा है जो कि राजश्री का हस्बैंड है, और राजश्री वाइफ है राज्यवर्धन की, तो राज्यवर्धन पक्का बदला लेने आएगा। तो इसने किसके साथ वो अलायंस बनाया, शशांक के साथ, ठीक है। शशांक कहाँ के रूलर थे, शशांक, और आई थिंक ये सीजन में पूछा भी जा चुका है अभी रिसेंट में, ठीक है, कि शशांक ने कहाँ पर रूल किया था, शशांक, ठीक है। तो शशांक रूल कर रहे थे जो नॉर्थ वेस्ट वाला ऑफ बंगाल है, जिसको हम गॉड प्रोविंस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम गॉड प्रोविंस के नाम से जानते हैं, गॉड किंग। ये है आपका नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट बंगाल।
अब हुआ ये कि ऑब्वियस सी बात है, जैसा इन्होंने सोचा था कि राज्यवर्धन बदला लेने आएंगे, आए वो बदला लेने, मार भी डाले इनको देवगुप्ता को वो, लेकिन शशांक ने इन रिटर्न इनको मार डाला, राज्यवर्धन को। अब कौन थ्रोन में आएगा? अब आएंगे यहाँ पिक्चर में हमारे हर्षवर्धन जी। अब अब हुआ क्या ना, इन्होंने जब देवगुप्ता ने क्या किया, ग्रह वर्मा को मारा, शशांक के साथ अलायंस बनाया, राजश्री को बंदी बना लिया। फिर हमने देखा किस तरह से देवगुप्ता को मारा राज्यवर्धन ने और शशांक ने मारा राज्यवर्धन को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो शशांक ने राज्यवर्धन को मारा, तो राजश्री जो है कैसे भी जैसे तैसे एस्केप की शशांक के उससे, और ये ऐसा कहा जाता है कि मतलब आग में कूदने ही वाली थी विंध्या जो फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पे, वैसे ही पहले तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन को वहाँ पे जो बचाया जाके राजश्री को, और फिर बोले अब बेटा शशांक अब आई है तुम्हारी बारी, अब तुम धर के जो है किए जाओगे अच्छे से। तो इन्होंने पहले तो शशांक को कन्नौज से हटाया, बिकॉज कन्नौज अल्टीमेटली आ गया था ना देवगुप्ता, फिर देवगुप्ता चले गए तो शशांक रूल कर रहे थे, तो भगाया पहले शशांक को। और जब भगा दिए तो उसके बाद अब इनको रिवेंज लेना था। किसका रिवेंज? ग्रह वर्मा को एक तो तुम मारे थे, ऊपर से भाई को भी मारे थे हमारे हर्षवर्धन ने बोला है ना, एक तो हमारे क्या होंगे इनके लगेंगे जीजा जी, हाँ तो जीजा जी को मारा और भाई को मारा हमारे। तो फिर अब जो है शशांक से बदला लेने गए और शशांक को जो है वहाँ पे मारे। अब यहाँ पे मुझे पता है कोई ना कोई हर्षवर्धन नाम का भी होगा और कोई ना कोई शशांक नाम का भी होगा, तो मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करूँगा आप लड़िए, खूब लड़िए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं लड़ाई देख नहीं पाऊँगा, है ना। तो कॉमेंट में अभी लड़िएगा आप, अभी क्लास ख़त्म हो जाने दीजिए उसके बाद ठीक है, क्योंकि लड़ाई में जो मज़ा है ना, लड़ाई देखने में किसी में नहीं है, ठीक है। तो अब हर्षवर्धन पे आते हैं। अब हर्षवर्धन का रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्षवर्धन कब से कब रूल किए और इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इनका जो रूल था वो 606 से एडी से, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है बीसी तो चलेगा नहीं, 647 एडी तक इनका रूल रहा। क्लियर? कैपिटल क्या थी इनकी? कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लिए तो कैपिटल कन्नौज ही होगी ना, और इसी वजह से इनको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर कंसिडर किया जाता है, बिकॉज कन्नौज, अभी हम जब लास्ट लेक्चर है ना मंडे से मेडिवल स्टार्ट करेंगे, फिर से जो पहला हम वॉर करवाएंगे 3 डायनेस्टीज़ के बीच में, जिसको ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं, वो कन्नौज के लिए ही होगा। तो समझ सकते हैं कितने ग्रेट रूलर रहे होंगे हर्षवर्धन, ठीक है। तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट रूलर। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक वल्लभी रूलर थे ध्रुव सेना, उनको भी हराया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, लेकिन अगर पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए, डिफीटेड ध्रुव सेना, ठीक है। शशांक वगैरह को भी हराया था, और फिर ध्रुव सेना जो वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है उसको, उनको भी हराया। अब ये खुद हारते हैं किससे, बट वो उसको भी पॉज करिए, उसको मैं भी लास्ट में पढ़ाऊंगा, बिकॉज वहीं से हम अगली डायनेस्टी अपनी स्टार्ट कर देंगे, चालुक्य डायनेस्टी। क्लियर? और अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि इनके टाइम पे कौन ट्रैवलर आया था, ठीक है। इनके टाइम पे एक ट्रैवलर आया था और उसका नाम था ह्यूनसांग। ये माना जाता है कि ये सेकेंड चाइनीज़ ट्रैवलर था इंडिया में। स्पेलिंग आई थिंक इसकी HIUEN होती है ना, ह्यूनसांग। इसको ध्यान रखना, कहीं कहीं पे आपको जुआन जांग के नाम से भी मिलेगा, जुआंग जांग, तो कंफ्यूज मत होना, ये वही है। कौन? ह्यूनसांग ही जुआन जांग है, जैसे कि गंगाधरी शक्तिमान है वैसे ह्यूनसांग ही जुआन जांग है, ठीक है। तो ह्यूनसांग इसके टाइम पे आया था। अभी हम देखेंगे कि ह्यूनसांग सिर्फ इसी के कोर्ट में नहीं गया था, और भी हमारे जो कंटेम्प्रेरी रूलर हैं, यानी समकालीन जो शासक हैं हर्षवर्धन के टाइम पे, वो समकालीन कौन होंगे पता है? जो हर्षवर्धन को हराएंगे, और जो हर्षवर्धन को हराता है उसको भी कोई हराता है, और ये ह्यूनसांग तीनों के कोर्ट में जाता है, हर्षवर्धन के भी, जिसने हर्षवर्धन को हराया उसके में, और उसको भी कोई हराएगा उसके में भी, वो हम अभी एक एक करके देखेंगे। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें, जो हर्षवर्धन इन्होंने असेंबलीज ऑर्गेनाइज करवाई, ही ऑर्गेनाइज्ड असेंबलीज, 2 असेंबलीज इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई। एक तो कन्नौज में असेंबली, ठीक है, कन्नौज असेंबली, और दूसरी प्रयाग असेंबली। कन्नौज असेंबली जो है इन्होंने ह्यूनसांग के लिए ऑर्गेनाइज करी, उसके ऑनर में ऑर्गेनाइज करी। और जो प्रयाग असेंबली है ये हर 5 साल में होती थी, और ये माना जाता है कि, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाते थे प्रयाग जो असेंबली होती थी, ये जो तीनों रिवर्स जो हमारी उस समय की गंगा,
यमुना, अभी तो सरस्वती सूख चुकी हैं, बट उस समय ये तीनों रिवर्स बहुत ही पायस, बहुत ही पवित्र कंसिडर की जाती थी। तो इन तीनों का जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता था, बिकॉज हमें पता है, हमें अभी नहीं पता है बिकॉज ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पे दो नदियों का मिलन होता है, जहाँ पे संगम होता है। तो यहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती, तो यहाँ पे प्रयाग कंडक्ट करवा, ये असेंबली कंडक्ट करवाते थे कौन, हर्षवर्धन, हर 5 साल में। तो इसीलिए माना जाता है कि कुंभ का जो ओरिजिन है वो यहीं से हुआ है। ठीक। हर्षवर्धन जी हमारे एक शैवाइट थे, यानी कि शिव जी पे बिलोंग करते थे। ठीक है, शैवाइट थे, शिव जी पे बिलोंग मतलब बिलीव करते थे, नॉट बिलोंग करते थे, मैं बिलीव कर रखते थे। लेकिन अभी हमने देखा जो ह्यून्स ये आया, जो आपका ह्यून सांग है, जो कि सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर है, इसकी अगर हम बात करें, और हाँ ये कई बार ये पूछता है कि कितने साल पहले आया, एक तो ये पूछेगा, ठीक है, फिर पूछ लेगा कभी कभी कि हर्षवर्धन कब रूल किए थे। तो अब खुद ही समझिए अभी कौन सा सन चल रहा है, 2023, 2023। अगर हमें पीछे जाना है तो यानी इस टाइम पीरियड पे जाना है, तो हमें कितने साल माइनस करने पड़ेंगे, लगभग 1400 साल। तो यही पूछे हम, वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 1400 साल पहले किसने रूल किया था, कौन मतलब आया था, कौन सा चाइनीज़ ट्रैवलर, तो ह्यून सांग, और किसने रूल किया था, तो हर्षवर्धन ने रूल किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ये शैवाइट थे, कौन, हर्षवर्धन। बट ये जो ह्यून सांग है, ऑब्वियस सी बात है, तो महायान बुद्धिज़्म से में विश्वास रखता होगा, तो ये माना जाता है कि ये आपके पैटर्नाइज करते थे, किसको, जो हर्षवर्धन है, ये बुद्धिज़्म वगैरह को भी पैटर्नाइज करते थे। ऐसे जो हमारे प्रीवियस रूलर भी रहे हैं जो गुप्ता के टाइम पे, वो भी पैटर्नाइज करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब कट्टर हिंदू थे, वो बिल्कुल जो हमारे बुद्धिस्ट मतलब जो गुप्तास थे, वो पूरी तरह से हिंदुइस्ट थे, यानी हिंदू धर्म में बिलीव करते थे, लेकिन वो पैटर्नाइज भी करते थे, किसको, जो बाकी धर्म होते थे, यानी कि जो हमारे गुप्ताज हो गए और जैन्स हो गए। जैसे अभी हमने देखा जो उदयगिरी की जो केव्स हैं, वहाँ पे जो ग्रेट बोर का जो वो बनाया, वो किसने बनवाया, वो उन्होंने बनवाया। ठीक है, क्लियर। और ये माना जाता है कि पता नहीं मैंने आपको समुद्रगुप्त वाले में बताया कि नहीं बताया, कि समुद्रगुप्त के टाइम पे एक जब वो रूल कर रहे थे, तो श्रीलंका के एक राजा थे, मेघवर्मन उनका नाम था। उन्होंने एक एम्बेसी भेजा था समुद्रगुप्त में कि हमें एक बोध गया में एक टेम्पल बनवाना है बुद्धिज़्म का, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था समुद्रगुप्त ने। तो वो भी इस तरह से आप ध्यान रखना भी, ये ना सिर्फ गुप्ता डायनेस्टी बल्कि जो पोस्ट गुप्ता भी आएंगे, भले हिंदू धर्म में बिलीव रखते हो, लेकिन उन्होंने बाकी धर्म को भी पैटर्नाइज किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो ये शैवाइट थे, और क्या है, हाँ इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, ये वॉज अ गुड ऑथर, इन्होंने 3 बुक्स के ऑथर थे, ये बहुत अच्छे ऑथर भी थे। और वो 3 बुक्स कौन सी हैं, एक तो रत्नावली है हमारी, ठीक है, रत्नावली, नागनंदा, नागनंदा और प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो इनकी बायोग्राफी है उसका नाम है हर्ष चरित्र, ये इन्होंने नहीं लिखी है। इनकी जो बायोग्राफी का नाम है दैट इज हर्ष चरित्र, वो इन्होंने नहीं लिखी है, वो इनके जो कोर्ट पोएट हैं उन्होंने लिखी है। और उनके कोर्ट पोएट का नाम क्या है, उनके कोर्ट पोएट का नाम है चरित्र, उनके पोएट का नाम है बाण भट्ट, ना कि चरित्र। ठीक है, बाण भट्ट, ये चीज़ ध्यान रखना है कि इनकी जो बायोग्राफी यानी इनके जो अर्ली डेज के बारे में जो बताया गया है वो हर्ष चरित्र में बताया गया और बाण भट्ट ने लिखी है। लेकिन ये जो उनकी बायोग्राफी है, लेकिन बाकी जो 3 बुक्स हैं, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, ये आपकी लिखी है हर्षवर्धन ने। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि ये किसी से नहीं आ रहे, लास्ट में इनको एक रूलर हराता है और वो उसका नाम होता है ही वॉज डिफीटेड बाई, है ना, ही जहाँ मैं लिख रहा हूँ दैट मीन्स कि हम बात करें हर्षवर्धन की, तो ही वॉज डिफीटेड बाय हुम, पुलाकेसिन II। अब ये पुलाकेसिन II कौन है, अब ये समझो, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा अब चालुक्य डायनेस्टी। तो ये आप पहले समझो कि पुलाकेसिन II जो है किसको हराता है, हर्षवर्धन को। कहाँ पे हराता है, ऑन दी बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। क्योंकि हमने अभी देखा कि जो ये पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी थी, हरियाणा वाला जो थानेसर रीजन है वहाँ पे इमर्ज हुआ, धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस ये बढ़ता गया, कन्नौज में कैपिटल बना ली, कन्नौज तक आ गए ये सब, शशांक को हरा के हर्षवर्धन। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने देखा वल्लभी में भी इन्होंने जीत हासिल की। अब इनको लगा कि नर्मदा के साउथ में, साउथ इंडिया में चलते हैं, और जैसे ही साउथ इंडिया में आने वाले थे तो बाकी यहाँ के जो छोटे छोटे रूलर्स थे उन्होंने हेल्प मांगी पुलाकेसिन II से। पुलाकेसिन II बोलते हैं बिल्कुल भाइयों आता हूँ मैं अभी। ठीक है, और नर्मदा नदी के किनारे हराए थे हर्षवर्धन को। और ये हमें और ये मतलब चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, फाउंडर नहीं थे चालुक्य डायनेस्टी की, ध्यान रखना, ये बिलोंग करते थे चालुक्य डायनेस्टी से। और ये चीज़ हमें और भी जो चालुक्य के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे भी पता चलता है कि हाँ किस तरह से
मतलब हर्षवर्धन को पुलकेशिन II ने हराया था। और वहाँ पे जो है ना चालुक्य जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे इनको मतलब एक टाइटल है, मुझे एकदम एग्जैक्ट तो नाम उसका भी याद नहीं आ रहा, आई थिंक कुछ सकला टोपेश्वर करके है। यहाँ पे मैं कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, आई थिंक सही लिख रहा हूँ, सकला पतेश्वर, ठीक है, साउथ इंडिया का नाम है, क्योंकि ये जो है एक चालुक्यन इंस्क्रिप्शन है। और यहाँ ये जो टाइटल है ये हर्षवर्धन को दिया गया है चालुक्यन इंस्क्रिप्शन में, जिसका कि मतलब होता है कि लैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब कि इन्होंने जो नॉर्थ इंडिया की लैंड है उसको कॉन्कर कर लिया था हर्षवर्धन ने। ये हमें चालुक्यन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और वहाँ पे इनको सकलटोरा पथेश्वर के नाम से मेंशन किया गया है, ठीक है, हर्षा इन चालुक्यन इंस्क्रिप्शंस। क्लियर? तो कहाँ पर आते हैं ध्यान रखना, ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, ऑन द बैंक्स मतलब किनारे है ना, ऑफ नर्मदा रिवर। क्लियर? अब आते हैं चालुक्य डायनेस्टी देखते हैं। तो चालुक्य के बारे में सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखना कि जब आप चीज़ें पढ़ोगे तो आपको डिफरेंट तरह के नाम देखने को मिलेंगे कि चालुक्याज ऑफ बादामी, चालुक्याज ऑफ वातापी, चालुक्याज ऑफ वेंगी, ये वो सारी चीज़ें। तो पहले तो वो जो मैंने आपको मैप दिखाया था, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे हमारे सातवानास थे अस्सक वगैरह याद आ रहा होगा आपको, ये टूटे, कौन आए, वाकाटाका आए, ठीक है, वाकाटाका आए। अब वाकाटाका धीरे धीरे वीक हुए तो चालुक्याज आए, समझ गए, चालुक्याज आए। और चालुक्याज जो हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं थे। चालुक्याज सबसे पहले ये जो बादामी का रीजन है, जो कि ये अभी कर्नाटक वगैरह रीजन में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे ये सबसे पहले आए चालुक्याज, जिनको चालुक्याज ऑफ बादामी बोलते हैं। धीरे धीरे इन्होंने अपने पैर पसारे यहाँ पे, कैसे पैर पसारे वो भी देखेंगे। यहाँ पड़ता है वेंगी करके, वेंगी, इनको बोलते हैं हम ईस्टर्न चालुक्याज। ये हैं चालुक्याज ऑफ बादामी, ये हैं आपके इनको हम बोल सकते हैं ईस्टर्न चालुक्याज जो वेंगी में रूल कर रहे हैं। एंड देन ये वाले जो बादामी वाले चालुक्याज हैं काफ़ी टाइम बाद वीक होने लगे, तो इनकी जगह जो आते हैं, इनके डिसेंडेंट्स हम बोल सकते हैं, उनको हम जानते हैं वेस्टर्न चालुक्याज के नाम से। तो चालुक्याज को अगर हम बात करें तो इनकी 3 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज थी, 3 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज। और ये जो 3 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज थी कौन कौन सी थी, एक तो बादामी चालुक्याज, ठीक, एक वेस्टर्न चालुक्याज जो इन्हीं के डिसेंडेंट्स से बाद में आते हैं, और एक ईस्टर्न चालुक्याज। अब हुआ क्या, इनके फाउंडर अगर हम बात करें, फर्स्ट रूलर, ठीक है, तो फर्स्ट रूलर की अगर हम बात करें तो इनके कंसिडर किए जाते हैं जयसिम्हा। और सबसे पहले जो रूल स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, वो बादामी वाले जो चालुक्याज हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो बादामी चालुक्याज की अगर कैपिटल की बात करें तो वातापी थी, वातापी इनकी क्या थी, कैपिटल थी, किसकी, जो हमारे बादामी चालुक्याज हैं उनकी। तो इसीलिए इनको हम वातापी चालुक्याज भी बोल देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट रूलर थे जयसिम्हा, जो माने जाते हैं कि हाँ पहले रूलर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो पुलाकेशिन जो 1 थे, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर थे इस पर्टिकुलर डायनेस्टी में। कौन, पुलाकेशिन 1। और इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के अगर हम रूल की बात करें तो पुलाकेशिन 1 की अगर हम बात करें तो 543 AD, यानी कि इसको हम 543 से लेकर 566 AD, इसको हम बोलते हैं मिड 6th सेंचुरी AD। ध्यान रखना, अगर कहीं पे इस तरह के वर्ड्स आपको दिख जाएं, मिड 6th सेंचुरी AD, दैट मीन्स कि 550 AD के बारे में बात हम कर रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं बोल रहा हूँ मिड 6th सेंचुरी AD तो मैं 6500 AD की बात कर रहा हूँ। तो सेंचुरी का मतलब होता है 100, ठीक है, 6th का मतलब हो गया 600। क्लियर? तो अगर मैं बोल रहा हूँ मिड 6th सेंचुरी AD तो मतलब ये है कि 650 AD नहीं, 550 AD, ठीक है। तो उस टाइम पे पुलाकेशिन 1 रूल कर रहे थे। कैपिटल कैपिटल तो मैंने आपको बता दी। और इन्होंने ध्यान रखना कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इनके बेटे थे देन कीर्तिवर्मन, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि कीर्तिवर्मन आए, बस मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए अब चीज़ें बता रहा हूँ। कैपिटल रटनी है, टाइम पीरियड रटना है। अब जो चीज़ें कीर्तिवर्मन बस समझते जाओ कि अब इनकी क्या हो गई कि डेथ हो गई, ठीक है। इनके बेटे आए कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन, और इनकी भी बहुत ही जल्दी डेथ हो गई कीर्तिवर्मन की। इनका एक छोटा सा बेटा था, ठीक है, वो उत्तराधिकारी बनना था, लेकिन क्योंकि बहुत छोटा था तो इसलिए इनके जो भाई थे उनका नाम था मंगलेश। तो वो मंगलेश आ जाते हैं अभी, मंगलेश।
अब वो छोटा सा बेटा बड़ा हो जाता है, वही है एक्चुअली पुलाकेशिन टू जिसने हर्षवर्धन को हराया, वो वही है पुलाकेशिन टू। बच्चा जो छोटा बच्चा बड़ा हो गया अभी वो। अब मंगलेश जी जो हैं स्वाद चख चुके थे एम्पायर का, है ना, राजगद्दी का, तो वो अब देना नहीं चाह रहे थे। पहले तो मतलब इसी उससे राजगद्दी से आए थे कि ये बेटा बड़ा हो जाएगा इनका कीर्तिवर्मन का, तो उसी को हम दे देंगे। लेकिन अब मंगलेश जो है वो देना नहीं चाहते थे, वो अब अपने बेटे को देना चाहते थे राजगद्दी। तो उसने क्या किया, जो पुलाकेशिन टू था, जो अब बेटा बड़ा हो चुका था कीर्तिवर्मन का, उसने अपनी खुद की फोर्स बनाई और मंगलेश जो अपने चचा जी हैं उनको हटा दिया रास्ते से। और अब रूल में कौन बैठेगा, पुलाकेशिन टू। और ये सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर होके एमर्ज हुए, कौन, पुलाकेशिन टू। तो थोड़ा सा पुलाकेशिन टू के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये सारा रूल चल कहाँ पे रहा है, मैंने आपको रीजन बताया है, जो कर्नाटका वाला रीजन है वहाँ पे। तो जो पुलाकेशिन टू है, द्वितीय है, जिनका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो रफली 610 से लेकर 642 एडी तक इनका शासन चलता है। अब ये पुलाकेशिन टू, एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि पहली बात तो ये ग्रेटेस्ट चालुक्यन रूलर हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ हिज डायनेस्टी। डिफीटेड हर्षवर्धन, ये तो अभी देख के आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफीटेड हर्षवर्धन, हर्ष शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कहाँ पे, ऑन दी बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रीजन है, मैप में ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, हम लोगों ने देखा था ना, चेरा, चोला, पांड्या, ये सब देखे थे ना, यहाँ पांड्या हो गया, उसके ऊपर चोला हो गया। फिर हमने देखा था कि किस तरह का चोलास को जो है हराया था किसने, चेरा और पांड्या ने मिलके, और ऊपर से नॉर्थर्न साइड से पल्लवाज ने। अब ये जो है दोनों टसल में चल रहे थे, मैं बड़ा करके बनाता हूँ। ये हो गया आपके बादामी चालुक्याज ऑफ बादामी, और ये हो गया पल्लवाज। इन दोनों के बीच में टसल चलती रही काफ़ी सालों तक। पुलाकेशिन टू ने हराया पहले इनको, पल्लवाज को, ठीक है। ही डिफीटेड पल्लव रूलर जिनका नाम था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अब यहाँ से क्या होगा ना, जब हम अगली डायनेस्टी पढ़ेंगे पल्लवास, तो कुछ काफ़ी चीज़ें हमारी यहीं से कवर हो जाएंगी। तो महेंद्र वर्मन को हरा दिया इन्होंने, लेकिन अब फिर से इनका मन नहीं भर रहा था पुलाकेशिन टू को, और मतलब यहाँ पे डैश किए पड़े थे, ठीक है। तो अब महेंद्र वर्मन ने क्या किया, महेंद्र वर्मन तो चले गया, वो क्या ही करेंगे। महेंद्र वर्मन के जो बेटे थे जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, इन्होंने पुलाकेशिन को हरा दिया। तो ही डिफीटेड महेंद्र वर्मन वन हु वाज अ पल्लव रूलर बट was defeated by नरसिम्हवर्मन फर्स्ट। नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने इनको हरा दिया, और जब हराया तो पता है क्या टाइटल लिया, वातापी कोंडा। क्यों, क्योंकि भाई पुलाकेशिन टू कहाँ पे रूल कर रहे थे, बादामी में। बादामी कैपिटल क्या थी, वातापी। तो इसने उन्होंने लिया वातापी कोंडा। कोंडा का मतलब होता है कॉन्करर, कॉन्करर ऑफ वातापी। वातापी कोंडा का उन्होंने टाइटल लिया, ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर इनके बेटे आते हैं विक्रमादित्य वन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। वो विक्रमादित्य भी हराते हैं जाके किसको, ये टसल चलता रहता है, ये ऑन गोइंग टसल है। हुआ क्या कि जब नरसिम्हवर्मन वन ने हरा दिया पुलाकेशिन टू को, तो रफली 12-13 साल तक तो इन्हीं का ही ज़्यादा पार्ट में कंट्रोल रहा। किसका, इनका, पल्लवास का। क्योंकि एक चीज़ है, पुलाकेशिन टू ने जब हराया ना महेंद्र वर्मन को, तो इनके थोड़े से मोराल ऊपर हो गए, तो उन्होंने कहा यार बहुत टेरिटरी वर इधर उधर। तो इन्होंने, इनके जो भाई हुआ करते थे उनका नाम था कुब्ज विष्णुवर्धन, उसको यहाँ पे जो वेंगी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे बिठा दी राजगद्दी में। तो यहीं से आते हैं वो ईस्टर्न चालुक्यास, जो मैंने बताया था, जो 3 चालुक्यास है। बादामी तो पढ़ ही रहे हैं, और ये ईस्टर्न वाले कहाँ से आए, ये वही वेंगी है। मतलब जब इनका एम्पायर बहुत एक्सटेंड हो गया, पल्लवास को तो हराया, यहाँ पे भी जो रूलर्स थे उनको भी हराया। तो अपने छोटे भाई जो थे कुब्ज विष्णुवर्धन, मतलब नाम मैं आपको बोले दे रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आ जाता तो आपको इतना तो याद आ ही जाएगा, ठीक है। तो वो वेंगी में रूल कर रहे थे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे यहाँ पे पल्लवास का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। अब जब आज से 1000 साल पहले मतलब खुदाई होगी, जब हम लोग की ये सिविलाइजेशन एंड हो जाएगा, तो फिर इस ड्राइंग को जो है मेरी काफ़ी $1 मिलियन में बेचा जाएगा, ठीक है। तो होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कि अब धीरे धीरे जो ये इनका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा था, और यहाँ पे अब कौन आ रहा था, पल्लवास, ठीक है। 12-13 साल तक ये चला। फिर यहाँ पे एक रूलर हुए विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य फर्स्ट। ये फिर पल्लवास को फिर से जाके हराया उनके घर में, ठीक है। फिर इनके ग्रेट ग्रैंड सन थे कीर्तिवर्मन सेकंड, ठीक है, कीर्तिवर्मन सेकंड। ये भी हराए जाके पल्लवास को, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे यहाँ से पल्लवास को हरा के, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब ये वापस आ रहे थे तो इनकी एक डायनेस्टी थी राष्ट्रकूटा, उसने कूट दिया इनको, और यहाँ से ऑलमोस्ट एंड हो जाता है चालुक्यास का। तो सर ये
वेस्टर्न चालुक्य बादामी समझिए, ईस्टर्न भी चालुक्यास। अभी इसके बाद जो छोटा पार्ट है जो जिसका रूल रहा इस पर्टिकुलर रीजन में, उनको हम बोलते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ चालुक्यास ऑफ बादामी, वेस्टर्न चालुक्यास के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि किस तरह से अब कीर्तिवर्मन गए राष्ट्रकूट डायनेस्टी आ जाती है। लेकिन इसके बाद हम पल्लवास पढ़ेंगे। थोड़ा सा इनका हम देख लेते हैं क्या आर्किटेक्चर, किसका, चालुक्यास का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको अच्छे से हमें करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको समराइज पहले ही तो ये कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। वैसे तो यहाँ पे मैंने सब इंपॉर्टेंट ही बताया, फालतू की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको। 3 डायनेस्टीज थी, बादामी ऑफ चालुक्यास, ठीक है, बादामी, वेस्टर्न और ईस्टर्न। बादामी से स्टार्ट किए, पहले रूलर जयसिम्हा, राजधानी वातापी थी। पुलाकेशिन दी फर्स्ट पहले रूलर थे। ठीक, इन्होंने अगर हम बात करें तो जो पुलाकेशिन 1 थे, कब से कब तक रूल किया, 543 AD से लेके 566 तक। इनके बेटे कीर्तिवर्मन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इनके जो भाई थे वो मंगलेश थे, उन्होंने थोड़े टाइम तक रूल किया। ठीक है, मंगलेश को मार दिया किसने, कीर्तिवर्मन के बड़े बेटे पुलाकेशिन 2। अब ये पुलाकेशिन 2 थ्रोन में बैठते हैं, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे। इन्होंने महेंद्र वर्मन को हराया, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को, जो पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे। और हराने के बाद अपने छोटे भाई जो कुब्ज विष्णुवर्धन था, एक सेकेंड, ठीक है, कुब्ज विष्णुवर्धन, उसको यहाँ पे बिठाया वेंगी में। ठीक है, और फिर से वहाँ पे पल्लव में रेड करने गए, बट इस बार हार गए नरसिम्हा वर्मन 1 के हाथों, जो महेंद्र वर्मन 1 के बेटे थे। और फिर इनको हराने के बाद इन्होंने टाइटल लिया वातापी कोंडा को। ठीक, तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि पुलाकेशिन 2 जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया, और हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था, ह्यून-सांग। तो जो ह्यून-सांग है इनके भी टाइम पे आया था, और ये क्वेश्चन आता है तो कितना आसान है रिलेट करना। ठीक है, कि ह्यून-सांग इन्हीं के तो कोर्ट में आएगा। और आप अब देखिए पुलाकेशिन 2 को किसने हराया, नरसिम्हा वर्मन 1 में। तो जब हम अभी पल्लवास पढ़ेंगे तो ह्यून-सांग इनके कोर्ट में ही पाया जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो विक्रमादित्य 1, फिर कीर्तिवर्मन 2 उनके ग्रेट ग्रैंडसन, और कीर्तिवर्मन 2 को जो है राष्ट्रकूटास हरा देते हैं। और यहाँ से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जो कि एक छोटी सी डायनेस्टी, जिसके रिगार्डिंग में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो देखेंगे। बट बिफोर दैट हम आर्किटेक्चर देखेंगे चालुक्यास का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं ना, तो इन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए, काफ़ी सारे मंदिर बनवाए। और ये टेम्पल्स अभी के लिए आपको याद कर लेना है कि वेसरा शैली या फिर वेसरा स्टाइल में इन्होंने बनाए। जब हम आगे अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था हम लोग चोला फिर से पढ़ेंगे, तो वहाँ जब चोला पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको टेम्पल आर्किटेक्चर समझाऊंगा कि किस तरह से जो नॉर्थ इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो नगर स्टाइल में बिल्ट है, यानी कि उत्तर भारत में आपको मंदिर एक अलग तरह के देखने को मिलते हैं, दक्षिण भारत में अलग तरह को देखने को मिलते हैं, जिसको हम द्रविड़ शैली बोलते हैं। ये हमें साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो द्रविड़ शैली या फिर द्रविड़ आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं, नगर आर्किटेक्चर में जो नॉर्थ इंडिया के हैं। और जो बीच वाला इंडिया यानी सेंट्रल इंडिया, जो कर्नाटका वाला क्षेत्र है जहाँ पे चालुक्यास का रूल था, वो बनाते हैं वेसरा स्टाइल में। ये वेसरा स्टाइल किस हो सकता है, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वेसर या फिर वेसरा, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, ये वेसर जो स्टाइल है ये नगर और द्रविड़ का मिक्स होके बनी है। ठीक है, अब इसके बारे में जो थोड़ी सी ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको चोला का जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे समझाऊंगा। अभी के लिए मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बता दी ताकि आपको समझ में आए कि वेसरा है क्या, टेम्पल का एक बनाने का एक शैली है, प्रकार है। ये जब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कोई टेम्पल नहीं है, ये हैं केव्स, गुफाएं हैं, और इनको बोलते हैं रावण फाड़ी केव्स। जितना भी अभी आर्किटेक्चर देखेंगे कर्नाटका के अयहोल में देखने को मिलेगा। अयहोल कोई है यहाँ पे कर्नाटका में, बताओ मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना ये? ठीक है, रावण फाड़ी केव्स, गुफाएं। और ये आई थिंक अभी रिसेंट में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें आया है अभी एक रावण फाड़ी केव्स। कहाँ पे हैं ये रावण फाड़ी? इनको टेम्पल भी कंसिडर किया जाता है, रावण फाड़ी केव टेम्पल। कहाँ पे? ये अयहोल में। किसने बनाया? चालुक्यास ने। नेक्स्ट आर्किटेक्चर ये आपका लड खान टेम्पल। ठीक है, लड खान टेम्पल, ये भी कहाँ पे? अयहोल। और ये अयहोल टेम्पल्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कि लड खान टेम्पल आता है, जिसमें कि ये दुर्गा टेम्पल आता है, ये दुर्गा टेम्पल है आपका। ठीक है, और दुर्गा टेम्पल के रिगार्डिंग CGL 2022 में ये पूछा गया कि कौन सा इनमें से जो टेम्पल है वो एप्साइडल प्लेन में बना हुआ है, एप्साइडल प्लेन में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये 3D व्यू तो मिल नहीं रहा है, 3D व्यू थोड़ा सा यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये कुछ इस तरह का प्लेन है, ये ऐसे ही आपको दिख रहा होगा ना, मतलब कि ये कर्व्ड है यहाँ पे,
और इस तरह से ये स्ट्रेट है, और ऐसे इस तरह से, इसको बोलते हैं एप्साइडल प्लेन, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ है ये प्लेन, और जो कर्व है ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये इसको बोलते हैं एप्साइडल प्लेन। और ये दुर्गा टेम्पल है, कहाँ पे, अगेन ऐहोल में। ये आपका लडखान टेम्पल हो गया, दुर्गा टेम्पल हो गया, और एक और टेम्पल है हुच्ची माला करके, ठीक है, हुच्ची मल्ली गुडी टेम्पल। ये सारे जो टेम्पल है, लडखान, दुर्गा टेम्पल, ये सारे ऐहोल टेम्पल्स के अंडर में आते हैं, यानी सारे ऐहोल में आपको देखने को मिलेंगे इन दी कर्नाटका। राइट, फिर अगर हम बात करें, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ब्यूटीफुल पट्टाडक्कल के टेम्पल हैं, जो कि अगेन कर्नाटका में है, पट्टाडक्कल टेम्पल। और इनकी खासियत ये है, पट्टाडक्कल जो टेम्पल हैं, पट्टाडक्कल टेम्पल, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इंक्लूडेड है। टोटल यहाँ पे हमें 10 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 नगर शैली में बने हुए हैं और 6 द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। जैसे कि एक टेम्पल है विरूपाक्ष करके, वो भी चालुक्यास ने बनवाया था, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक, एक आपका बंगमेश्वर करके टेम्पल है, ठीक है, बंगमेश्वर करके मंदिर है, ये भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये किसने बनवाया, चालुक्यास ने। टेम्पल्स और भी हैं, जैसे मैंने बताया कि पट्टाडक्कल के 4 नगर में हैं और 6 द्रविड़ में, लेकिन सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। लिखवाने को यहाँ पे मैं लिखवा दूँ, लेकिन मेन दिक्कत ये ना कि याद तो आपको करना है, और अभी सिर्फ हिस्ट्री तो हमें पढ़नी नहीं, अभी हिस्ट्री छोड़ो, अभी सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं, अभी मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, स्टैटिक भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, करंट अफेयर्स भी है ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो जितना नीडेड है उतना यहाँ पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ। दुर्गा टेम्पल एप्साइडल प्लेन याद रखना, लडखान टेम्पल और रावणफाड़ी केव्स। बहुत ज़्यादा एकदम रट्टा मारने की भी कोशिश ना करना, चीज़ों को फ्लो होने देना अपने आप, ठीक है। चलो, तो ये आप आर्किटेक्चर समझ गए। अब आते हैं पल्लवास पे। पहले यहाँ तक बताओ किसी कोई डाउट तो नहीं है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस अब थोड़ा सा और बाकी आपका पल्लवास, और उसके बाद हम लोग का क्लास हो जाएगा एंड। और उसके बाद आपको पता होगा आज हम लोग का 9 PM पे जो हम लोगों ने Q&A सेशन स्टार्ट किया है विद CGL टॉपर्स। तो आज ऑल इंडिया रैंक 16 मनदीप सिंह जी जो हैं कानपुर से ही हैं, तो उनके साथ आज हम इंटरेक्शन करेंगे। PDF मिल जाएगी, जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं उनको, मतलब ये PDF मिल जाएगी, और जो नोट्स हैं वो भी, ठीक है। पट्टाडंकल कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटका में, ठीक है। चालुक्यास नहीं बनवाए आपका, वही अगर वो टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड हम कौन सा चल रहे हैं, टाइम पीरियड बताइए आप। ये रफली आप से समझ लो कि 7th सेंचुरी AD के समथिंग हम चल रहे हैं। तो अगर कभी पूछ ले कि कब ये है, कौन सा टाइम पीरियड है, तो 7th सेंचुरी AD वाला टाइम पीरियड चल रहा है। और किसी कोई डाउट? सर हाँ नहीं, वो आपकी बाण भट्ट ने लिखी है, कादम्बरी जो है बाण भट्ट ने ही लिखी है, लेकिन उसको सिर्फ स्टार्ट किए थे वो बाकी उनके बेटे ने कंप्लीट किए थे। तो जो बाण भट्ट वाला है वहाँ पे आप कादम्बरी भी नोट कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, और किसी कोई डाउट? चलिए भाई, अभी आते हैं पल्लवास पे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे पास एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडर तो यहाँ पे ऐसा कोई हमें पता नहीं चलता कि इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। रूल कहाँ पे किया हमने अभी देखा था, चोला का जो ऊपर वाला ये था, जो आंध्रा वाला रीजन था, वहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। बट अगर फाउंडर आपसे कभी पूछ ले, ठीक है, फाउंडर अगर कभी पूछ ले तो सिम्हा विष्णु, ठीक है, ये माना जाता है, बट पूछता नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है इसलिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर अगर हम बात करें, ग्रेटेस्ट रूलर कौन होंगे इसके? वही होंगे जो कि जिनको हराया था पुलकेशिन II ने, महेंद्र वर्मन, ना कि उनके बेटे। क्यों? क्योंकि उससे पहले भले वो हारे हों उनके हाथों, लेकिन महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट हैं, इनके टाइम पे काफ़ी हम आर्किटेक्चर वगैरह देखने को मिलता है, और काफ़ी सारी इन्होंने टेरिटरी जो है ऑक्यूपाई करी उस टाइम पे जो इनके अराउंड थी। और एक चीज़ ध्यान रखना, गुप्ता जो हमने अभी पढ़ा है, गुप्ता डायनेस्टी को, फिर जो गुप्ता एम्पायर है, फिर जो गुप्ता एरा है, उसको हम गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन एरा इसीलिए के नाम से जानते हैं बिकॉज उस टाइम पे जो टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो सोसाइटी थी वो काफ़ी फ्लरिश कर रही थी, है ना। ट्रेड काफ़ी फ्लरिश कर रहा था गुप्तास के टाइम पे,
और जो आर्किटेक्चर वगैरह सारी चीज़ें, इसलिए जो गुप्ता एरा है उसको हम गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं अगर कभी पूछ ले तो, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन, आप ध्यान रखना, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे। और इनके बेटे, वही सेम चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई थी, वही सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी कि इनके बेटे थे नरसिम्हा वर्मन वन, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन प्रथम, ठीक है। और इन्होंने किसको डिफीटेड किया? डिफीटेड पुलाकेसिन टू, डिफीटेड पुलाकेसिन टू। और इसके बारे में ना पता है एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करना, पुलाकेसिन टू को जो यहाँ पे मैंने लिखवाया था, कहाँ गया पुलाकेसिन टू, पुलाकेसिन टू के रिगार्डिंग यहाँ पे नोट करना एक चीज़ कि इनके बारे में हमें ऐहोल जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से भी पता चलता है। किसके बारे में? पुलाकेसिन टू के बारे में। और जो पुलाकेसिन टू ने जो हर्षवर्धन को हराया, तो ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, ध्यान रखना ये आपका। इनके जो कोर्ट पोएट थे रवि कृति, उन्होंने इसको कंपोज किया ऐहोल में, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रवि कृति इनके कोर्ट पोएट थे, किसके? पुलाकेसिन टू के। तो पुलाकेसिन टू के बारे में ये इंस्क्रिप्शन है ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको कि रवि कृति ने कंपोज किया था, जो इनके कोर्ट पोएट थे। यहाँ की अगर हम बात करें, पल्लवास पे हम लोग पढ़ रहे थे, पल्लवास की कैपिटल की अगर हम बात करें, इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी दैट वाज कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनके कुछ टेम्पल्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और ये जो टेम्पल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये टेम्पल्स हैं शोर टेम्पल। कहाँ पे? ये महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में आपको देखने को मिलेंगे शोर टेम्पल, ठीक है। और यहीं पे एक बार, जितना मुझे याद आ रहा है कि जो पिछले बार ये शी जिनपिंग आया था इंडिया में, तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है वो इसी टेम्पल में ही हुई थी, है ना। जो बाकी इधर उधर के जो डाउट्स हैं ना वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो कृपया करके जो इधर उधर के डाउट हैं वो ना पोस्ट करें, इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं आप। सर फाउंडर सिम्हा विष्णु, देखो कहीं कहीं पे वो हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सिम्हा विष्णु हैं, लेकिन क्लियरली हमें नहीं पता चलता। तो हमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि सिम्हा विष्णु हैं, अगर पूछा था तो ग्रेटेस्ट रूलर महेंद्र वर्मन वर्म है, और ये ग्रेटेस्ट रूलर करके पूछेगा भी नहीं, इसमें मेन वही पूछेगा कि किसने मतलब हराया पुलाकेसिन टू को, तो नरसिम्हा वर्मन वन ने, जिन्होंने वातापी कोंडा का टाइटल लिया, ठीक है। बस हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, वातापी कोंडा। इनकी कैपिटल क्या थी? तो कांचीपुरम थी। और जो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, वो इन्होंने बनवाए थे, बस क्लियर। और टाइम पीरियड इनका वही 7th सेंचुरी AD के टाइम पे था, ठीक है, 7th सेंचुरी AD के टाइम पे इनका था। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नरसिम्हा वर्मन का टाइम पीरियड चलो लिख देता हूँ, ताकि अगर पूछ ले तो 630 AD से लेके 668 AD तक, राइट। चलिए अब थोड़ा सा कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा काफ़ी देर से थ्योरी चल रहा है, तो आप लोग बोर हो गए हुए। मोस्टली चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई हैं, अब बस थोड़ा सा मुझे राष्ट्रकूटा के बारे में कुछ 2-3 लाइन आप ऐसे समझ सकते हो बतानी है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आएंगे उस पर, ठीक है। चलिए जल्दी से यहाँ पे करिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज वॉज नॉट हेल्ड बाई दी पोएट हरिसेन। हरिसेन हमने देखा था जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने कौन सा इसमें होल्ड नहीं किया था। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने 3 पोस्ट पढ़ी थी, संधि विग्राहिका, महादंड नायक और कुमार। एक सेकंड रुको यार। तो संधि विग्राहिका, महादंड नायका और कुमार अमर्त्य हमने पढ़ा था। हमने क्या नगर श्रेष्ठी पढ़ा? नहीं। नगर श्रेष्ठी एक्चुअल में होता है चीफ बैंकर, है ना, एक तरह का बैंकर होता था उस टाइम पे। संधि विग्राहिका कौन होता था? लॉ, वॉर एंड पीस। महादंड नायका मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। कुमार अमर्त्य कौन होता था? सबसे हाईएस्ट ऑफिसर जो प्रोविंसेस में होता था, उसको हम ये बोलते थे। तो नगर श्रेष्ठी की नहीं होल्ड करी थी। हरिसेन की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन इन्होंने कंपोज किया था, प्रयाग प्रशस्ति, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन है 2nd नंबर, फाग जियान बियान इज जर्नी बैक होम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। फाग जियान ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी घर वापसी की यात्रा शुरू करी? बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा। कहाँ से स्टार्ट करी? तो हम लोगों ने देखा था बंगाल से स्टार्ट करी, जो कि चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे आया था, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, जिन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता को किससे मैरिज किया था? रुद्रसेन
टू से मैरी किया था, जो कि एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन करिए। चलिए, तो जुआनजांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंट टाइम स्टडिंग एट नालंदा, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो जुआनजांग हमने देखा था, जो कि ह्यून सांग ही है ना, गंगाधरी शक्तिवान है, तो ह्यून सांग है जो कि सेकंड चाइनीज ट्रैवलर है, इंडिया में आए। और फिर हमने देखा कि किस तरह से, अब हर्षवर्धन को किसने हराया था, हर्षवर्धन को पुलाकेशिन टू को किसने हराया, नरसिम्हा वन ने। तो इन सब के कोर्ट में गई है। आंसर क्या होगा, कहाँ पे मोनास्ट्री है ये पूछ रहा है, नालंदा, तो ये आपका बिहार में। किसने बनवाया था, कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, जल्दी से बताएंगे। विक्रमशिला, जो कि आपके बिहार में ही है, जल्दी से। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, समुद्रगुप्ताज मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गन। तो समुद्रगुप्त की जो मम्मी थी वो किस गण से बिलोंग करती थी। समुद्रगुप्त की मम्मी मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनके पापा थे, यानी उनकी वाइफ लिच्छवी प्रिंस थी। ऑप्शन नंबर बी, खत्म। अगला क्वेश्चन, हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे, समुद्रगुप्त के थे। प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने वो कंपोज किया था। इनको कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था। इनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वी ए स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वॉज फाउंडेड बाई कुमार गुप्त, द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की खोज करी थी कुमार गुप्त ने, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपके सामने, जल्दी से बताइए। चलिए, तो ये हम लोग देख चुके हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी का ना, कुमार गुप्त वन। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज का टाइटल किसने ऑक्यूपाई किया। तो महाराजा धीराज के टाइटल की अगर बात करें, चंद्रगुप्त दी फर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर सी। विक्रमादित्य का टाइटल चंद्रगुप्त सेकंड ने वो किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर होगा। स्कंदगुप्त के बारे में हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी, दैट इज़ कि सक्सेसफुली मतलब इन्होंने जो हुनास का जो इन्वेजन है उसको सक्सेसफुली प्रोटेक्ट कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वाज हेल्ड बाय द समुद्रगुप्त, अ रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। जहाँपना, शाहिब किरान, कविराज या फिर महेंद्र दत्त। तो हमने देखा था कविराज का टाइटल था। दैट कविराज का मतलब क्या होता है, किंग ऑफ ऑल द पोइट्स, ये मतलब होता है इस पर्टिकुलर जो टाइटल है उसका। और भी हम लोगों ने टाइटल देखे थे, अगर आपको याद आ रहा हो, कॉन्करर करके जो हम लोगों ने देखा था, सर्वराज अछेता मतलब अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, परम भागवत, इनके कुछ टाइटल्स हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म विठी रेफर्स टू। विठी क्या है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने देखा था विठी क्या है, तो एक तो भुक्ति होते थे जो एकदम सबसे बड़ा प्रोविंस होता था, जिसको कोई कौन रूल करता था, उपारिका। उनके नीचे में विषयज आते थे जिनको विषयपति रूल करते थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट होती थी। उनके नीचे आते थे विठी, जिनको कि नगरपति रूल करते थे। तो इट वॉज काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, अगर आपको याद आ रहा हो। इस तरह से हमने पढ़ा था। भुक्ति के नीचे दे वर डिवाइडेड इनटू विषयस। ठीक है, विषय, और विषय के नीचे आते थे हमारे विठी, और विठी के नीचे आते थे कौन, विलेजेस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर मैरिड अ गर्ल फ्रॉम द लिच्छवी क्लैन। किसने जो है लिच्छवी क्लैन से शादी करी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए। अभी हमने देखा था लिच्छवी प्रिंसेस से किसने मैरिज की थी, समुद्रगुप्त की मम्मी कौन थी।